वॉल्यूम ऑफ H2O2। सो क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का लिटरल मीनिंग होता है कि अगर कहीं पे x वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे लिखें x वॉल्यूम H2O2 मीन्स, इसका मतलब है x वॉल्यूम H2O2 मीन्स 1 liter of this sample, 1 liter of this sample of H2O2 means 1 liter of this sample of H2O2 on decomposition, on decomposition, on decomposition gives X liter of O2 at STP। इस डेफिनेशन को समझने का कोशिश करिए जरा। X volume H2O2 means 1 liter of this sample H2O2 on decomposition gives X liter of O2 at STP। STP पे X लीटर डिकम्पोज करेगा, मतलब 10 volume H2O2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उस सैंपल का हम लोग 1 लीटर उठा के लें, 1 लीटर H2O2 लें, अगर यहाँ पे H2O2 का सैंपल है, ठीक है, और ये 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये H2O2 जब डिकम्पोज करेगा, H2O2 का डिकम्पोजिशन का कैसे लिखते हैं हम लोग रिएक्शन, H2O2 जब डिकम्पोज करेगा तो ये H2O देगा और प्लस हाफ ऑफ O2 देगा गैस, है ना, हाफ ऑफ O2 गैस देगा, करेक्ट है। तो बोल रहा है कि H2O2 डिकम्पोजिशन के बाद ये जो हाफ मोल ऑफ O2 गैस रिलीज कर रहा है, तो 10 वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो H2O प्लस हाफ ऑफ O2 देगा, तो इसका 1 लीटर 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल 1 लीटर H2O2 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल gives how much 10 लीटर ऑफ O2 at STP। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि एक ही लीटर से 10 लीटर कैसे आ जाएगा, आ जाएगा, डोंट वरी। 10 लीटर ऑफ O2 एट STP, तब इसका 10 वॉल्यूम लिखा गया है, क्योंकि आप लिखे हैं ना x वॉल्यूम लीटर ऑफ O2 एट STP। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अगेन नेटवर्क इशू। थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है नेटवर्क स्पीड, बट शायद हो जाना चाहिए ठीक ठाक। इसमें क्या किया जा सकता है, नेटवर्क स्पीड थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है और ये हमारे पावर से बाहर की चीज है, कैसे मैनेज करूं मैं इसको। हाँ, तो देखिए हो जाना चाहिए कंट्रोल, हो जाएगा, और टेम्पररी होगा प्रॉब्लम नेटवर्क में। सो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि किसी सैंपल पे H2O2 के सॉल्यूशन के सैंपल पे अगर 10 वॉल्यूम H2O2 है, दैट मीन्स कि 1 लीटर ऑफ दैट सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 10 लीटर ऑफ O2 एट STP। तो मीन्स जितना वॉल्यूम लिखा है ना H2O2 का, उतना लीटर STP पे O2 प्रोड्यूस कर सकता है वो, उसके वो नहीं, उसके 1 लीटर सैंपल से आएगा, उसके 1 लीटर सैंपल से आएगा। हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस इसको ऐसे स्टेशियोमेट्री से अगर इसको एनालाइज करें, तो क्या हम ये लिख पाएंगे कि H2O2 इसका 1 मोल कितने मोल O2 प्रोड्यूस करता है, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस करता है, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस करता है, चलेगा। चलिए, H2O2 का 1 मोल, मोलर मास में आप बताएंगे इसका मोलर मास कितना होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 34 ग्राम होगा, समझ पा रहे हैं। सो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 34 ग्राम ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स O2 हाफ मोल, हाफ मोल O2 कितना ऑक्यूपाई करेगा STP पे वॉल्यूम, तो सर 1/2 इंटू 22.4 लीटर
दिस मच एट एसटीपी, ये जरूरी है, एसटीपी पे बात हो रही है ये, अदरवाइज ये 22.4 डिफाइन नहीं होगा। सो मतलब ये हुआ कि 34 ग्राम H2O2 डिकम्पोज होके 11.2 लीटर O2 प्रोड्यूस करता है एट एसटीपी। ये कैलकुलेशन रही आपकी, ठीक। अब आप सर इसको जरा देखिए। हाँ सर। एसटीपी क्या है? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। एसटीपी कंडीशन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसपे हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू देते हैं 0 केल्विन, और इसी को बोलते हैं 273 केल्विन, सॉरी 273 माइनस ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस, क्या सॉरी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, या फिर 273.15 लीजिए मोर एक्यूरेट, लेकिन 273 यूज करते हैं, 273 केल्विन। और जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार। कंडीशन 1 बार का है, लेकिन 1 बार इज इक्वल टू 1.013 समथिंग आता है एटीएम में, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटीएम। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में हम लोग 1 एटीएम रख लेते हैं। दिस इज एसटीपी कंडीशन। तो कोई भी गैस 273 केल्विन पे 1 एटीएम प्रेशर पे 22.4 liter, 1 mole of gas occupies 22.4 liter. Any gas, irrespective of their molecularity, irrespective of their formula, O2 है, O3 है, CO2 है, NO2 है, N2 है, SO3 है, SO4 है, any gas at STP means this at this temperature and this pressure, 1 mole of that gas occupy 22.4 liter. ये है STP. Done? तो सर एट एसटीपी पे 22.4 लीटर 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, तो हाफ मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। तो 34 ग्राम H2O2 डिकम्पोजिशन के बाद 11.2 लीटर O2 प्रोड्यूस करता है। क्या हम ये लिख सकते हैं कि 11.2 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एसटीपी पे, प्रोड्यूस्ड बाय 34 ग्राम H2O2, राइट। तो भाई 1 लीटर O2 अगर प्रोड्यूस हो रहा है, 1 लीटर O2 अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना ग्राम H2O2 होना चाहिए? 1 लीटर के लिए 34 बाय 11.2, दिस मच ग्राम पर लीटर आएगा, दिस मच ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के लिए इतना ग्राम ऑफ H2O2 होना चाहिए। क्या क्लियर है? अगर हम बोल रहे हैं कि x लीटर प्रोड्यूस हो रहा है O2, x लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना ग्राम होना चाहिए ये? तो सर 34x बाय 11.2, दिस मच ग्राम होना चाहिए, दिस मच ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे x वॉल्यूम लिखा हुआ है H2O2 का, मींस x लीटर O2 प्रोड्यूस करता है, x लीटर O2 अगर प्रोड्यूस करता है उस सैंपल का 1 लीटर, तो उसमें H2O2 का वेट कितना होगा? 34x बाय 11.2। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा लैंग्वेज को। दिस मच लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस बाय 34 ग्राम H2O2, ये हमारा इक्वेशन बोलता है, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज स्लाइड अप, ये लीजिए। H2O2 डिकम्पोज करता है, H2O देता है, हाफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल H2O2 गिव्स हाफ मोल O2। 1 मोल H2O2 का मास होता है 34 ग्राम, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। कैलकुलेट करने आता है आपको। हाफ मोल O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा H2P पे? तो सर 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP। तो सर हाफ मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 लीटर। दैट मींस ये हुआ कि 11.2 लीटर O2 प्रोड्यूस होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ H2O2, ये हम लिख सकते हैं। तो भाई 1 लीटर O2 प्रोड्यूस होने के लिए कितना ग्राम लेना पड़ेगा? तो 34 बाय 11.2, यूनिट देख रहे हैं, ग्राम पर लीटर वाली बात हो रही है, यूनिट आएगा ग्राम बाय लीटर, ग्राम पर लीटर। हाँ जरूरी बात है, 1 लीटर में इसके 1 लीटर O2 प्रोड्यूस करता है, पर लीटर कितना ग्राम पर लीटर? 34 बाय 11.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। O2 प्रोड्यूस मतलब 1 लीटर H2O2 का सैंपल इतना ग्राम जब H2O2 रखेगा 1 लीटर सैंपल में, 1 लीटर के सैंपल में, क्योंकि 1 लीटर सैंपल में H2O2 डिकम्पोज होकर के जितना O2 प्रोड्यूस करता है दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हम डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, उस का 1 लीटर जितना O2 गैस प्रोड्यूस करता है STP पे, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 10 वॉल्यूम H2O2 मतलब 10 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, कितना? 1 लीटर। 1 लीटर वो सैंपल है जो कि 10 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तब 10 भी लिखा हुआ है।
तो भाई 1 लीटर O2 अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि 34/11.2 ग्राम पर लीटर में उस सॉल्यूशन उस सैंपल के 1 लीटर में अगर 34.11.2 ग्राम H2O2 होगा तो 1 लीटर O2 STP पे प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म करना चाहते हैं इसको तो हम बोले कि अगर x लीटर O2 प्रोड्यूस करता है तो उस 1 लीटर H2O2 में कितने ग्राम H2O2 होना चाहिए 1 लीटर सैंपल में, तो 34x/11.2 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्या यहां तक बातें क्लियर है या नहीं है, बोलो। यहां तक हम जो भी बातें बोल रहे हैं ये क्लियर है या नहीं है। x liter O2 is produced at STP by 34 into x by 11.2 gram H2O2, and that much gram of H2O2 is present in how much amount of sample, 1 liter of that sample। मतलब ये हुआ, क्या यहां तक बात क्लियर हुआ जो भी हम बोले? यस सर। क्लियर यस है? सर। चलिए, तो अब हम इसके बाद ये लिख सकते हैं कि दैट मीन्स कि सर 34x/11.2 ये जो आप बोल रहे हैं दिस मच ग्राम ऑफ H2O2 is present in 1 liter sample, 1 liter sample, तभी इसको हम x लीटर, तभी ये x लीटर STP पे O2 प्रोड्यूस कर पाएगा और हम x वॉल्यूम इस पे रेट कर पाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम x बोलेंगे इसका। 1 लीटर सैंपल या 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो सर अगर हमें वेट ऑफ H2O2 पता चल गया इतना ग्राम, तो क्या हम मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो मोल्स ऑफ H2O2, मोल कैसे निकाला जाता है? वेट बाय मोलर मास। तो वेट कितना है? 34x/11.2। मोलर मास कितना होता है H2O2 का? 34, तो कैंसिल हो गया। दिस इज x/11.2, दिस इज मोल, दिस इज मोल, x/11.2 मोल। सर 1 लीटर में ना? हाँ पर लीटर, दिस इज मोलरिटी। 1 लीटर सैंपल में, 1 लीटर सैंपल में इतना मोल H2O2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मोल पर लीटर ही तो मोलरिटी होता है। सो व्हाट इज मोलरिटी? दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू x/11.2। तो यही फॉर्मूला हम दिए थे ना कि मोलरिटी निकालना हो और वॉल्यूम स्ट्रेंथ x लिखा हो, किसी H2O2 का सैंपल है, सॉल्यूशन है, और उस पे मोलरिटी, उसका मोलरिटी निकालना हो और हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन हो, दैट इज x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो हम जस्ट उसे 11.2 से डिवाइड करके मोलरिटी निकाल सकते हैं। ये कहां से आया है फॉर्मूला, समझ में आया? यस सर। हम मोल को मोलैरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारी एनालिसिस 1 लीटर सैंपल में हो रहा है और मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं किसी सब्सटेंस के, दैट इज मोलैरिटी। अगर 2 मोलैरिटी है तो इसका मतलब 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो दिस मच मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो H2O2 का मोलैरिटी क्या होगा? x/11.2 होगा। क्या ये सारा कैलकुलेशन समझ में आया? यस सर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ Yes, का sir. मीनिंग क्लियर है? बिल्कुल। वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आप एकदम बिल्कुल एग्जांपल वाइज याद रखिएगा कि 10 वॉल्यूम अगर H2O2 रेटेड है तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि उस सैंपल का, उस H2O2 के सॉल्यूशन से अगर हम 1 लीटर निकालें और उसको डिकम्पोज करवाएं तो 10 लीटर O2 हमें है। लेकिन 10 लीटर O2 किस कंडीशन में मिलेगा? STP पे मिलेगा। भाई टेम्परेचर प्रेशर बदल दोगे तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे इसको? तो STP पे मिलेगा 10 लीटर, दैट इज 10 वॉल्यूम। अगर किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे बोलेगा तो हम P1 V1 इक्वल टू P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 यूज कर लेंगे आगे, बट हमें फिलहाल वो सब चीज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या मोलैरिटी समझ में आया? अगर आपको मोलैरिटी समझ में आया तो हम इसका नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी कैपिटल N, इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, होता है कि नहीं? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बहुत पढ़े हैं ना ये हम लोग टाइट्रेशन में कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? यस सर। तो आप यस कोई सर। बताएंगे मुझे, आप बताएंगे कि H2O2 का एन फैक्टर कितना ले? H2O2 का एन फैक्टर कितना ले बताएंगे? 2। 2।
क्या सब सच में याद था या मैं यहाँ पे लिख दिया तो हो गया आपका काम? तो उससे पहले ही हम बोले थे, जब तक आप लिख दिए। थैंक यू, गुड। सो जब हम लोग आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन लिखा रहे थे, वहां भी हम स्टार्ट किए थे कि H2O2 याद रखना, H2O2 का एन फैक्टर हमेशा 2 होता है, चाहे ये ऑक्सीडाइज हो चाहे वो ये रिड्यूस हो। H2O2 इज बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और हर केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तब भी एन फैक्टर 2 आता था, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तब भी एन फैक्टर 2 आता था इसका। अब जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं है अभी आप क्लास के बाद रिवाइज करेंगे उस चीज को। वो चार्ट में H2O2 काफी इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखेंगे कि H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। हमें हर बार ये चीज लिखने की जरूरत ना पड़े कि सर H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, सर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये O2 में जाता है 0 में, और जब ये रिड्यूस होता है तो ये H2O में जाता है -2 में। और जब हम यहाँ से एन फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ भी चेंज 1 का हो रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 होता है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ भी चेंज -1 से -2 1 का हो रहा है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के लिए होता है, इसीलिए 2 होता है। तो हर हाल में इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो भाई साहब ये काम हमें हर बार नहीं करने पड़ना चाहिए। इतना काम हम इसीलिए नहीं किए थे। टाइट्रेशन के क्लास में जो हम बताए हैं आपको, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको रिवीजन का रिक्वायरमेंट हो वहां जाकर के लिंक पे जाके आप देखिए उसको। अगर रिवीजन रिक्वायर्ड है तो ये सब लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हैं आप। सो H2O2 O2 में जाएगा, H2O2 H2O में जाएगा जब ऑक्सीडेशन होगा, जब रिडक्शन होगा। तो हर हाल में इसका एन फैक्टर 2 होता है। ये बात अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे और मोलैरिटी नॉर्मलिटी इक्वल टू x/5.6 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर जो प्रीवियस आपने करवा रखे हैं टॉपिक, वो यूट्यूब पे हमें मिलेंगे? यूट्यूब पे मिल जाएंगे मैक्सिमम, मे भी फर्स्ट लेक्चर से ना मिले लेकिन मैक्सिमम मिल जाएंगे। कुछ प्रीवियस का लेक्चर मिल जाएंगे, और वो लिंक जो है वो ग्रुप पे शेयर होता है नहीं होता है तो आज मैं शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है वहाँ पे, तो वो मिल जाएगा आपको। अदरवाइज जो इनिशियल से नहीं मिलेगा उसके लिए तो मंडे से आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा क्लास लगने वाला है, उसमें तो आप अटेंड करेंगे ही मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है ना। थैंक यू सर। तो कुछ क्लासेस वहां से कवर करेंगे और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डेड, ठीक है। सो नॉर्मलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो नॉर्मलिटी तो मतलब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए सर अपने काम की चीज, अगर मुझे ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर हमें समझ में नहीं भी आया तो अपने काम का चीज क्या है? अपने काम का चीज ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जहां भी क्वेश्चन में हमें दिखा तो हमें ये चीज समझ लेना है कि मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो ये अपने काम का चीज है। फॉर्मूला कहाँ से आया है ये मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। डन है यहाँ पे? चलिए हम लोग एक लास्ट टॉपिक करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, और वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। आई होप आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे 9th-10th में। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर हार्डनेस की वजह से लेदर फॉर्मेशन नहीं करता है सोप के साथ, दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये जो हार्डनेस होता है सर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। टेम्पररी हार्डनेस होते हैं, परमानेंट हार्डनेस होते हैं, है ना। सो हार्ड वाटर डज नॉट गिव्स लेदर। हार्ड वाटर does not give leather with the soap. Leather with soap. The hardness of water is because of presence of bicarbonate, chloride, sulfate, because of presence of
salt of magnesium Mg2 plus, calcium Ca2 plus, aluminium Al3 plus, bicarbonate, chloride, and sulfate. Bicarbonate, chloride and sulfate. कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। ये रीजन होता है, इसका प्रेजेंस की वजह से वाटर हार्डनेस आता है वाटर में। ये जो हार्ड वाटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस होता है। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से होता है और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, ये आप याद रखेंगे। टेम्पररी हार्डनेस, it is due to presence of bicarbonate of magnesium and calcium. It is easy to remove. It is easy to remove Sir, you sound not clear. due to the presence of bicarbonate of magnesium and calcium. Voice is तो not आपकी clear. स्क्रीन फिक्स हो गई है। Yes, sir. हो गई है। सर आपका स्क्रीन स्क्रीन फिक्स हो गया। मैं And आप voice सबकी एक साउंड कट not clear. इनकी बात कुछ नहीं है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। Now it is okay. Yes, sir. सर It can remove simply by boiling. Sir, calcium and Magnesium and calcium, right. It is easy to remove. It can
Bicarbonate decomposes to insoluble carbonate. Insoluble carbonate separate और जो है तो पीपीटी बन जाता है, उसका प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसे सिंपली रिमूव कर लिया जाता है। पापा क्लियर नहीं था इसलिए कुछ नहीं सुन पा गाइस एयरटेल एग्जॉस्ट हो चुका है और मैं अभी जियो से कनेक्ट किया हूँ और जियो में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। कभी आपको साउंड बहुत क्लियर आएगा, लेकिन कभी कभी डॉन जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करता है इसका स्पीड। ये थोड़ी सी इशू होगी। एयरटेल ऑलरेडी मेरा 3 क्लासेस में एग्जॉस्ट हो चुका है। So, सर इसी प्रॉब्लम होगी अभी। थोड़ा दिक्कत है Jio यहाँ is पे। not good. परमानेंट हैप्पीनेस, यस, Use Airtel, sir. बट इट इज permanent already to the presence of it is due to presence of chloride and नहीं वीडियो पॉज हो गया है। chloride and sulfate aluminum magnesium and it can move simply boiling. सर आपकी वीडियो फिर से फ्रीज हो गई। वीडियो फिर से प्रॉब्लम हो गया। सर। डन। यस सर। सर 1 minute sir. Some chemical method for softening of water. फर्स्ट बॉइलिंग किसके लिए यूज कर सकते हैं? बाइकार्बोनेट के लिए। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग यूज किया जाता है। सो हम बॉइलिंग के इक्वेशन में लिख सकते हैं कि जो बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3- इसको हीट करने से ये डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस CO2 प्लस कार्बोनेट CO3 2- में।
बैलेंस करना हो तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। और एग्जांपल में अगर देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3 का होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करेंगे तो यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पीपीटी देता है, प्लस CO2 जो कि गैस है, प्लस H2O। सो इस पीपीटी को रिमूव कर लिया जाता है। दैट्स इट, सिंपल बॉइलिंग से ये हार्डनेस रिमूव हो जाती है सर। जो सेकेंड मेथड है that is by adding slag lime. By adding slagged lime, we can remove hardness of water by adding slagged lime. So slagged lime means calcium hydroxide होता है। So CaCl2 में जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ऐड करते हैं, you get कैल्शियम कार्बोनेट PPT प्लस H2O। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 लगाइए एंड टू जा 6 CaCl2 bicarbonate 2 by adding slag lime। थर्ड मेथड हो सकता है by washing C2 washing soda CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl कर लीजिएगा। NaCl सिंपल सॉल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजॉल्व भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय वॉशिंग सोडा। अब बात आती है डिग्री ऑफ हार्डनेस की। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर किया जाता है पीपीएम में, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस, इट इज डिफाइंड एज the number of parts, the number of parts of calcium carbonate या बाइकार्बोनेट लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट कोई भी सॉल्ट और इक्विवेलेंट टू various equivalent to various calcium and magnesium present in million parts of water. Million parts of water. And same problem. That is PM.
ये स्पीड फ्लक्चुएशन देगा बहुत ज्यादा। हेलो, so degree of hardness, it is defined as the number of parts of calcium carbonate or equivalent to various calcium and magnesium salt present in million parts of water, ppm, जिसको हम लोग ppm में मेजर करते थे। मीन्स ये हुआ कि आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल है कि a sample labeled as 180 hardness labeled as hardness 180 ppm in terms of magnesium sulfate, in terms of MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसका मतलब है कोई सैंपल है जो कि लेबल्ड है हार्डनेस 180 ppm in terms of magnesium sulfate, it means that the sample contain the sample contain 180 gram of MgSO4 in a 10 raised to the power 6 gram of given water sample. Given water sample, ये होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, मोस्टली ये डिग्री ऑफ हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेंशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में या तो मेंशन होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हमें बताना होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस को। मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में इट इज इफ दिस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेंशन होता तो हम लोग इसको कैसे डील करते। तो आप देखिए कि मैग्नीशियम सल्फेट के टर्म्स में 180 ppm हार्डनेस दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 180 ग्राम ऑफ MgSO4 प्रेजेंट इन 10 raised to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। क्या हम लोग इक्विवेलेंट के हिसाब से इसको इक्विवेलेंट के हिसाब से इक्वेट कर सकते हैं क्या? 180 ग्राम MgSO4 मींस हाउ मच इक्विवेलेंट, क्या ये नहीं आ रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर को वॉइस नहीं आ रहा है। equivalent mass of calcium carbonate is equal to, क्या लिख सकते हैं, molar mass of calcium carbonate divided by n factor. So molar mass of calcium carbonate is 100 divided by 2, that is equal to 50. This is equivalent mass. अगर हम लोग देखें equivalent mass of magnesium sulfate MgSO4, molar mass of MgSO4 divided by n factor. MgSO4 का मोलर मास कितना कैलकुलेट करें? MgSO4 का मोलर मास आप कैलकुलेट कीजिए 120 ग्राम के आसपास, 120 ग्राम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम। समझ में आ रहा है बात? ये हो जाएगा 50 ग्राम। सो 50 ग्राम कैल्शियम का 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के जगह पे आप 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के जगह पे 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट।
क्योंकि सेम इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम सल्फेट का 60 ग्राम, मतलब 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट से। वी कैन राइट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। दोनों का इक्विवेलेंट मास जो है वही है। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास 50 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास 60 ग्राम। सो 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के जगह पे मैग्नीशियम सल्फेट के बराबर है, इक्विवेलेंट है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 180 ग्राम सैंपल, दैट इज इन फर्स्ट केस 180 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इतना है ना, 180 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में इसको हम कितना लिख सकते हैं बताइए? इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 180 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट present in sample. So in terms खुशी 150, okay, so in terms of कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना लिख पाएंगे इसको? तो CaCO3 के टर्म्स में आप इसको लिख पाएंगे सर 50/60 इंटू 180, 150 ग्राम। क्या बात है, वेरी गुड। उसी का आंसर पहले आ गया था, 150 ग्राम करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। डन है ये। सो इस तरह से हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे फास्ट। Sir, हाँ सर। sir, salt solution is also hard water. सॉल्ट सॉल्यूशन इज नॉट Sir, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बट सॉल्ट कौन सा है वो देखिएगा। जो हम लिखे हैं दैट कंटेन्स सॉल्ट, बट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सारे सॉल्ट नहीं है वहां पे। सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, और वो भी किसके सॉल्ट? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। These salt cause hardness of water. क्या बोलते हैं? ठीक है। Yes, sir. पहला क्वेश्चन है, what volume of 0.40 मोलर H2SO4 सर आपका आवाज नहीं आ रहा। क्या ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? सर स्क्रीन से राइट डाउन कीजिए जरा। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, स्पीड बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है नेटवर्क स्पीड। is required to produce 34 gram H2S
by the reaction that is given 8 Ki plus 5 H2SO4 gives 4 K2SO4 plus 4 I2 plus H2S plus 4 H2O. Check it, balance है या नहीं? What volume of 0.4 molar H2SO4 is required to produce 34 gram of H2S by the reaction? Anyone? तो ये करेंगे आंसर? ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, करिए। हम लोगों को इस दो चीजों की जरूरत है, इंफॉर्मेशन और तो 5 mole of H2SO4, 1 mole of H2S. One H2S. H2S का मोलर मास पता है आपको? 34 ग्राम. तो 34 ग्राम of H2S, 34 ग्राम H2S produced by 5 mole H2SO4. अब आप बताइए कि 0.4 मोलर H2SO4 का गिवन मोलरिटी 0.4, ठीक? What is molarity? What is molarity? Molarity is equal to moles of H2SO4 divided by volume in liter. So volume in liter. So moles of H2SO4 divided by molarity. क्या बोलते हैं? So liter equal to 5 mole H2SO4 चाहिए. कितना मोलर सॉल्यूशन है? 0.40 मोलर सॉल्यूशन है. सर वॉइस क्लियर तो बोलिए. ये 0.4 मोलर, पॉइंट हटाइए, 10 कीजिए, 50/4 कितना आ जाएगा? 12.5 लीटर. किसी का आंसर आया था अभी तक? Five mole of H2SO4 gives 1 mole of H2S. That means 34 gram. So 34 gram of H2S produced by 5 mole. हमें कितना चाहिए H2S? 34 gram ही चाहिए. So how much mole of H2SO4 required? 5 mole of H2SO4 is required. Molarity is given. So how much volume contain 5 mole? So molarity equal to moles by volume. So volume equal to moles by molarity. Moles is 5. 5 moles of H2SO4 is required divided by molarity 0.4. So 50/4, 12.5 liter.
जो लोग ट्राई कर रहे थे, किसी का आंसर आया नियर अबाउट कुछ भी? $50 liter of 0.2 normal NaOH, 2.5 liter of 2 normal HCl, and 15 liter of 0.1 normal FeCl3. Solution are mixed. From the precipitate, 50 liter of 0.2 normal NaOH, 2.5 liter of normal HCl, and 15 liter of 0.1 normal FeCl3 solution are mixed. What weight of Fe2O3 can be obtained from the precipitate? नेटवर्क काफी फ्लक्चुएट कर रहा है गाइस। यहाँ पे आप देखिए इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं आप। टेन। HCl निकाल सकते हैं 5। सो जो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट 10 - 5, 5 इक्विवेलेंट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा HCl से, 5 इक्विवेलेंट लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। दिस 5 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH reacts with FeCl3, okay? This gives FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl 3 NaCl।
ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वाटर आज के टॉपिक के लिए कर सकते हैं। क्या सर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हार्डनेस ऑफ वाटर and some problem. Volume strength of H2O2, hardness of water and some problem. सर नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा, तो हम देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ सर बताइए सर।